नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोड ऑफ प्रोमुलगेशन। प्रोमुलगेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की अनाउंसमेंट करना या घोषणा करना। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अनाउंसमेंट कैसे हुई, वो लागू कब से हुआ, कैसे हुआ वो लागू, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये बताता है हमें हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, मतलब वो क्या है कि इन्फोर्समेंट कैसे हुआ, वो कैसे इन्फोर्स में हमारी कंट्री में आया, कब से वो लागू हुआ, इसके बारे में बताता है। हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मच ऑथोरिटी डिड दे हैव, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किन लोगों ने था और उनके पास कितनी ऑथोरिटी, कितनी पावर थी। इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स डिफंक्ट, बहुत सी कंट्रीज़ तो ऐसी भी होती है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फंक्शन नहीं करते बट सिर्फ पेपर पे एक डॉक्यूमेंट की तरह रह जाते हैं, बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स, क्योंकि वो मिलिट्री लीडर्स के थ्रू ज़बरदस्ती या फिर अनफेयर तरीके से बनाए जाते हैं। बट डेमोक्रेटिक कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं वो उन्हीं के थ्रू चुने हुए लोगों में से बनते हैं, वो लोग बनाते हैं जो लोगों के थ्रू इलेक्ट होके जाते हैं और वो लोगों के वेलफेयर के लिए बनाते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉलो किए जाते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम कह सकते हैं जो जब से बने हैं तब से एज इट इज़ लागू हो रहे हैं, वो इंडिया का है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना है वो तभी से ऐसे ही चल रहा है। साउथ अफ्रीका का है, यूनाइटेड स्टेट्स, इनके कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं। और इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल स्ट्रगल जो रहे, नेशनल मूवमेंट जो रहे फ्रीडम के लिए, उनके बाद बनाए गए। तो उनके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए तो वो सारी कमियां उनमें से निकाली गई जिन पहले लोग जिन वजह से परेशान थे, और जितने भी सोशल वेलफेयर की चीज़ें हैं वो सब उनमें रखी गई। India's constitution was formally crafted by Constituent Assembly दिसंबर 1946 to नवंबर 1949। मतलब फॉर्मली अगर हम बात करें तो दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एक ऑर्गेनाइजेशन थी, करीब 300 लोग इसमें थे, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसने फर्स्ट डे 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट किया और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हो गया। इतने टाइम में उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इट ड्रॉ अपॉन अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये जितनी भी हमारी पुरानी हिस्ट्री है और नेशनल मूवमेंट्स फ्रीडम के लिए जितने भी हमारे रहे उनके वजह से बनाया गया, उनको ध्यान में रख के बनाया गया। और इंडिया के जितने भी अलग अलग धर्मों के लोग हैं, सोसाइटी है, उनको टुगेदर एक साथ रखने की व्यू से बनाया गया। एज यू कैन सी that it was drawn up by people who enjoyed immense public credibility, मतलब ये उन लोगों के थ्रू बनाया गया था जिनके ऊपर जो हमारे देश के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था। who had the capacity to negotiate and command the respect of a wide cross section of society, जिनके पास ये कैपेसिटी थी, नॉलेज थी कि वो इतनी बड़ी सोसाइटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। able to convince people that the constitution was not an instrument for the एग्रीजमेंट ऑफ देयर पर्सनल पावर, और उनके पास ये एबल थे, वे इतने एबल थे कि वो पूरी सोसाइटी को कन्वाइंस कर सकते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन सच में उनका एक तरह से डेवलपमेंट ही करेगा और उनके ऊपर पावर नहीं लागू करेगा किसी चीज़ की, उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशन के चलते, और कॉन्स्टिट्यूशन उनका डेवलपमेंट ही करेगा। इन लोगों के पास ये पावर थी कि ये सोसाइटी को कन्वाइंस कर सके, क्योंकि ये लोग बहुत पढ़े लिखे और नेशनल स्ट्रगल में जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की वो लोग थे जिनके ऊपर लोगों को बहुत विश्वास था। फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल कंसेंसस, जो फाइनल डॉक्यूमेंट बन के आया वो पूरे देश का एक तरह से पूरे देश ने उसको माना और पूरे देश के हित में था वो, चाहे कोई किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, सभी रिलीजन के लोगों को उस कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था, इसलिए सभी लोगों ने मिलकर उस कॉन्स्टिट्यूशन को माना था।
Some countries have subjected their constitution to full-fledged referendum where all people vote on the desirability of constitution. The Indian constitution was never subjected to such a referendum but nevertheless carried public authority, but it had the consensus and backing of leaders who have themselves popular. जितने भी पॉपुलर लीडर्स थे ये उनकी कंसेंसस मतलब उन्होंने जब वोट की उसके आधार पे ये बना था। मतलब जितने भी पॉपुलर लीडर उस टाइम थे हमारे देश के उन सब लोगों की सहमति से ये बना था और सब लोगों की सहमति से ही ये फोर्स में आया था। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन itself was not subject to a referendum, the people adopt it as their own by abiding by their provisions. Therefore, the authority of people who enact constitution have determined the paths of progress for success. मतलब जितने भी लोग इसे बनाने में लगे हुए थे और जितने भी पब्लिक थी जो देश की जनता थी उनसे भी राय ली गई थी इसे इनेक्ट करने से पहले। बड़ी बड़ी डिबेट्स होती थी टीवी पे, सोशल लेवल पे, ग्राउंड में जाके डिबेट होती थी। वहाँ डिफरेंट रिलीजन के लोग आते थे, उनसे पूछा जाता था कि आपको क्या रखवाना है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं। पूरे देश में डिबेट चली थी 2 महीने 11 साल 18 दिन डिबेट चली थी पूरे देश में और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें रखी गई, क्या क्या प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक सक्सेसफुल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी को कहते हैं जब वो एवरीवन इस जो सोसाइटी है उसके सभी लोगों के इंटरेस्ट है जो उनके प्रॉफिट की चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखे। मतलब इस समाज के सभी लोगों को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाए तभी वो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि तभी सारे लोग उसको मिलकर मानेंगे। For instance, allowed permanent majorities to oppress minority groups within society would give minority no reason to go along with the provision of the constitution, or the constitution that systematically privilege some members at the expense of others, or that systematically enrich the power of some groups in the society is to be command elegance। मतलब जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटीज़ पे कोई पावर प्रोसेस ना कर पाए, इसीलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले हमारे देश में क्या हो रहा था, जो मेजॉरिटी होती थी वो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी होती थी, जो कम एक जाति के जो पिछड़े हुए या फिर कम लोग होते थे उनको क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, उनको नुकसान पहुँचाते थे। तो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, जो कम लोग हैं हमारे देश में जिस धर्म के, उनको भी इक्वल राइट और प्रोटेक्शन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। हम कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकती। इफ़ एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी इज़ बीइंग स्टिफल्ड they will have no reason to abide by the constitution. No constitution by itself achieves perfect justice, but it has to convince people that it provides परस्यूइंग बेसिक जस्टिस। मतलब इस दुनिया में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो फुल जस्टिस अचीव कर लेगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन ये विश्वास दिलाता है कि वो बेसिक जस्टिस जो है वो तो समाज के सारे लोगों को दिलाएगा ही। बेसिक जस्टिस किसी का अबॉलिश नहीं होगा। The more constitution preserves the freedom of equality all its members, the more likely it is to be succeed. Does the Indian constitution, broadly speaking, giving everyone a reason to go along with broad outlines। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि इस देश में रहने वाले हर इंसान को फ्रीडम और इक्वालिटी दी जाएगी। हम पढ़ रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही रखा गया है कि इस देश में अगर कोई भी इंसान कुछ भी काम करना चाहता है और अगर वो लीगली सही है तो सभी इंसान को फ्रीडम है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, और सब इंसान को इक्वली ट्रीट करा जाएगा, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, हर इंसान को जस्टिस दिया जाएगा। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। मीन्स जो हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्था है हमारे देश की, उसका डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। संस्था होती है इंस्टीट्यूशन जो है हमारे देश के, लाइक लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव।
इनको गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट यही 3 इंस्टीट्यूशन मिलकर चला रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इनके बारे में डिटेल में अगले चैप्टर में आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर ऑफर्ड सबवर्टेड नॉट बाय द पीपल बट बाय स्मॉल ग्रुप्स हु विश टू एनहांस देयर ओन पावर। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्मॉल जो ग्रुप होता है उसके लोगों के थ्रू इन्फोर्स किया जाता है। मतलब पावर तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करने की कुछ ही लोगों को दी जाती है जो इलेक्ट होके आते हैं, और वो इलेक्टेड लोग बाकी के लोगों का डेवलपमेंट करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो वही लोग होते हैं इलेक्टेड लोग इन इंस्टीट्यूशंस में भी। जो ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इन इंस्टीट्यूशंस में भी वही इलेक्टेड लोग होते हैं जो इलेक्ट होके आते हैं। जो पहली बात तो इनको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को पावर दी जाती है लॉ बनाने की, लॉ एग्जीक्यूट करने की, और जुडिशरी होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जस्टिस प्रोवाइड करने की। और इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशन की ही गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो हर तरह के जो नेशनल लेवल के मतलब लोकसभा जो होती है उसके क्या करवाता है, इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा कमीशन है इलेक्शन कंडक्ट करवाने का, यही हमारे देश में इलेक्शन कमीशन जो कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। ठीक है। वन इंस्टीट्यूशन वांट टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अदर कैन चेक इट्स ट्रांसग्रेशंस। मतलब इन जो इंस्टीट्यूशंस की हमने बात की, यही इंस्टीट्यूशन है, जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की बात हो रही है वो इंस्टीट्यूशन यही है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, ये सब इंस्टीट्यूशन ही है गवर्नमेंट के। तो इनमें से किसी के भी पास ज़्यादा पावर नहीं है, इनके पास सबके इक्वल पावर है। अगर इन चारों में से कोई भी लॉ को वायलेट करने की कोशिश करता है तो जो दूसरा इंस्टीट्यूशन है वो उस इंस्टीट्यूशन को के खिलाफ़ कंप्लेन भी कर सकता है, वो उसे पनिश भी कर सकता है, वो उसे कह भी सकता है कि तुम ये लॉ वायलेट नहीं कर सकते। तो इन सब के पास इक्वल पावर होती है, और इन सब में से कोई भी लॉ वायलेट करेगा तो दूसरा जो इंस्टीट्यूशन होगा वो उसको एक तरह से कह सकता है कि तुम नहीं कर सकते लॉ वायलेट। ये तीनों के चारों के पास इक्वल पावर होती है। देन an intelligent system of checks and balances has facilitated the success of Indian Constitution। जो सक्सेस हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो चेक्स एंड बैलेंसेस के वजह से ही हुई है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ थोपी नहीं गई है और किसी को भी ज़्यादा पावर नहीं दी गई है, सबको बैलेंस पावर दी गई है। एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन को चेक कर सकता है कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। Another important aspect of intelligent institutional design is values, norms, and procedures are authoritative and at the same time allow enough flexibility in its operations to adapt changing needs and circumstances। मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर हमें कुछ प्रॉब्लम लगती है कि ये काम सही से नहीं हो रहा या ये रूल गलत है, पहले ये रूल बनाया गया पर आज के टाइम पर ये रूल हमें ठीक नहीं लग रहा, तो हम उस रूल को हटा भी सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वही नहीं चल रहा है आज के टाइम पे, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं और हमारे पास राइट है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ चीज़ हमें सही नहीं लग रही है तो हम उसको हटा भी सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ ऐड भी कर सकते हैं। ये पावर, ये फैसिलिटी भी हमारे पास है। Indian Constitution is described as a living document by striking a balance between possibility to change the provisions and limit on such change. The Constitution has ensured that it will survive as a document respected by people. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट नाम से भी बुलाया जाता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हमारा लिविंग है, मतलब चल रहा है, जो चीज़ जी रही है उसको लिविंग बोला जाता है। तो ये एक जगह रुका हुआ नहीं है कि जब से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना वो ऐसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं,
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर जब हमें ज़रूरत लगी हमने उसमें ऐड भी की हैं चीज़ें, जब हमें ज़रूरत लगी हमने उसमें चीज़ें डिलीट भी की है, हटाई भी है। तो इस वजह से इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है, जिसको अभी भी पीपल बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और फॉलो करते हैं। Now it is the most important topic, how was the Indian constitution made? Question is likely that question can come on this topic in the exam. इस जो ये है टॉपिक, इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत वो रहती है इस पर प्रिडिक्टेबिलिटी इसकी हाई है कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे हमारा। सो फॉर्मली तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो 300 लगभग 300 लोगों का एक ग्रुप था, उसने मिलकर बनाया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और ये 9 दिसंबर 1946 जो ये डेट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी। फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी। और जब हमारा पार्टीशन हो गया था तो केवल इंडिया के लिए, क्योंकि पहले भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान एक ही कंट्री थी। 14 अगस्त 1947 को हमारा पार्टीशन हो गया था और 15 अगस्त से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने अकेले इंडिया के लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। पहले 1946 जस्ट 9 दिसंबर है, इसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लोग थे, पर 14 अगस्त को जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में चले गए और सिर्फ इंडिया के ही लोग इसमें रह गए। जो इसके मेंबर्स थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से, लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी उस टाइम पे प्रोविंशनल, उससे ले गई। इसका क्या मतलब है, इसमें कोई इलेक्शन नहीं करवाया गया। हर जैसे आज के टाइम पे स्टेट होते हैं तो उस टाइम पे स्टेट की तरह ही प्रोविंस होती थी। स्टेट को पहले प्रोविंस बोलते थे, बस ऐसा समझ लीजिए। स्टेट को पहले प्रोविंस बोलते थे। तो अलग अलग प्रोविंस से जो इंसान ठीक लगा, जो इंसान ज़्यादा पढ़ा लिखा और जो इंसान ज़्यादा पॉपुलर और लोगों की नज़रों में अच्छा लगा, उस इंसान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ले लिया गया था उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू इस्टेब्लिश हुई थी। ये डिसाइड किया गया था, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनेगी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। एक एक्ट मीन्स पूरे देश पे, ये एक्ट जो होता है वो पूरे देश पे लागू होने वाला एक नियम होता है, उसको हम एक्ट बोलते हैं। और ये 1935 में आया था एक्ट, ये नियम 1935 में आया था, इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोलते हैं इसे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो एक कैबिनेट मिशन प्लान आया था ब्रिटिश से। ब्रिटिश जो है, ब्रिटेन जो कंट्री है उससे, जिसका हमारे ऊपर राज चल रहा था, जो ब्रिटेन कंट्री है वहाँ से कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसके थ्रू ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी बनाई गई थी। मतलब कैबिनेट मिशन, कुछ लोग आए थे वहाँ से, उसका नाम कैबिनेट मिशन था, उस जो ग्रुप था उनका, तो उनके थ्रू ये क्या बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। इसमें क्या हुआ कि जो 10 लाख लोग थे, 10 लाख लोग में से एक इंसान को चुना गया। मतलब अगर 10 लाख लोग एक एरिया में रह रहे हैं तो 10 लाख लोगों में से एक इंसान को चुना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रजिस्टर करने के लिए। और यहाँ पे क्या हुआ था कि 292 मेंबर्स को सिलेक्ट करा गया प्रिंसली स्टेट से, और इन लोगों ने ही मिलकर क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन में हर तरह के लोग थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें हर तरह के लोग थे, मुस्लिम, सिख, जनरल, जो 3 मेन कम्युनिटीज़ थी उस टाइम पर वो भी थी, और हिंदू भी थे, उसमें सब लोग इंक्लूडेड थे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी किन किन लोगों से थे, क्या कौन लोग थे, क्या उसकी टाइमिंग थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताया गया है यहाँ।
पार्टीशन के बाद 1947 में ये एग्जिस्टेंस में, प्योरली एग्जिस्टेंस में आई। वैसे तो फर्स्ट मीटिंग 1946 में हुई थी, पर फिर इंडिया के लिए ये प्योरली एग्जिस्टेंट में आई। और इसका जो नंबर था वो 299 था। 299 लोग फिर इसमें बच गए थे जो इंडिया के थे। उस टाइम 299 लोग थे। और 26 नवंबर 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार भी हो गया था, पूरा कंप्लीट भी हो गया था, अडोप्ट भी कर लिया था हमने। बस वो इन्फोर्स में जो आया था वो 26 जनवरी को आया था। वो इन्फोर्स नहीं किया था, पर अडोप्ट हमारा हो गया था 26 नवंबर को 1949 में ही। हमने 26 नवंबर को ही अडोप्ट कर लिया था, पर जो इन्फोर्स में आया था वो 26 जनवरी 1950 को आया था। 24 जनवरी जब थी, उस पर 24 जनवरी पर सब जो लोग थे उन्होंने साइन किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सब एग्री हुए और 1950 जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1950 उसमें फोर्स में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। Constitution was framed against the backdrop of horrendous violence that the partition unleashed on the subsequent। मतलब जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, पहले तो ब्रिटेन जो लोग थे, ब्रिटेन के जो फ्रेमर्स थे, ब्रिटेन के जो लीडर्स थे, उनका फोर्स, उनका एक तरह से प्रेशर था हमारे ऊपर। फिर हमारा पार्टीशन हो गया, उसमें बहुत लड़ाई झगड़े हुए। तो ऐसे टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। पूरी कंट्रीज़ में बहुत प्रेशर और कन्फ्लिक्ट का टाइम था उस टाइम पर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिलकर बनाया, वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट और इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे कि उस प्रेशर का उनके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। और उन्होंने बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही एक तरह से न्यूट्रल वे में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसके बाद भी इस तरह की कंडीशन होने के बाद देश में उन्होंने किसी भी अदर कास्ट जैसे मुस्लिम, सिख या फिर क्रिश्चियन, किसी भी कम्युनिटी के साथ कोई भी वायलेंस या फिर इनइक्वालिटी इस तरह का कुछ प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी उसके बाद भी, और बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मतलब सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। The Constitution was committed to a new conception of citizenship, where now only would minorities be secure, but religious identity would had not bearing on citizenship right। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिटीजनशिप का भी राइट दिया गया। यहाँ रहने वाले लोग इंडिया के सिटीज़न माने जाएंगे, और जिसमें किसी भी रिलीजन का किसी भी सिटीज़न पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। हर रिलीजन के लोगों को यहाँ सिटीजनशिप दी जाएगी और हर रिलीजन के लोग यहाँ रह पाएंगे। But this account of composition of Constituent Assembly that drafted the Constitution touches upon surface how our Constitution was made. Although the members of Assembly were not elected universal suffrage, there was a serious attempt to make the Assembly a representative body। हमारे कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। जो उस टाइम पर ठीक लगा बस उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रख लिया गया था। पर फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत अच्छे लोग और बहुत इंटेलिजेंट लोग रखे गए, और उन्होंने जो रिज़ल्ट हमारा निकल कर आया वो बहुत अच्छा आया कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद भी क्योंकि हमारे जो लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो इलेक्टेड नहीं थे, वो इनडायरेक्ट इलेक्ट थे, जो अच्छा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर किसी भी रिलीजन का भेदभाव नहीं किया गया। जो शेड्यूल कास्ट थी उसके भी मेंबर को रखा गया। जो हर तरह के प्रोविंस थे, चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह से लोगों को रखा गया। वो इसलिए रखा गया था क्योंकि पूरे देश का डेवलपमेंट हो सके। जो जिस जगह से आएगा, जो जिस रिलीजन से आएगा, जो जिस लैंग्वेज से आएगा, वो उसकी लैंग्वेज, उसकी जगह की प्रॉब्लम्स उस इंसान को पता होगी। तो इसीलिए पूरे देश से लोग रखे गए क्योंकि हर जगह का डेवलपमेंट हो सके, हर जगह के लोगों से बात करने का मौका मिले कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है और कहाँ किस प्रोविज़न की ज़रूरत है।
तो इसलिए हर रिलीजन और हर उस जो एरिया के लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखे गए, पर स्टिल 82% जो सीट्स थी वो अभी भी कांग्रेस की थी। कांग्रेस उस टाइम पे सबसे बड़ी पार्टी थी, और कांग्रेस अपने आप में पूरे देश में, पूरा जो इंडिया था उसके लोग कांग्रेस में ऑलरेडी थे। पर कुछ जो जगह थी जहाँ कांग्रेस में जहाँ के लोग नहीं थे, कुछ वहाँ के जगह के लोग भी बुलाए गए, पर कांग्रेस में इटसेल्फ बहुत वाइड थी। कांग्रेस उस टाइम पे सबसे बड़ी पार्टी थी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सक्सेस का जो रीज़न है, एक ये भी कहा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया तो डेलिब्रेशंस हुई, बहुत सारी डिबेट्स हुई, बहुत सारी एक तरह से विचार विमर्श किया गया, डिबेट्स की हुई, बहस हुई बहुत ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर, क्रिटिकल टॉपिक्स के ऊपर, तब जाके डिसीजन लिए गए। जो पब्लिक थी उनसे भी उनके जो इंटरेस्ट थे, उनसे भी उनके जो व्यूज़ थे वो मांगे गए, उसके बाद चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई। इट कम्स फ्रॉम द प्रोसीड्यूर्स इट अडोप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैल्यूज़ इट्स मेंबर बोर्ड टू देयर डेलिब्रेशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें हैं, ये जो उसके मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनकी जो डेलिब्रेशन थी, उनकी जो बहस थी, डिबेट्स थी, उनकी वजह से जो चीज़ें निकल कर आई, जो रिजल्ट्स निकले डिबेट्स से, उन चीज़ों को इस कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। While in any assembly that claims to be representative, it is desirable that diverse sections of society participate. It is equally important that they participate not only as representative of their own identity or community. Each member deliberated upon the constitution while the interest of whole nation in mind. मतलब क्या है इसका, कि जो पूरे देश से लोग रखे गए वो इसीलिए रखे गए कि पूरे देश के कोने कोने में, पूरे देश के डीपली जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड जो रीजन है, उनके भी मुद्दे निकल के सामने आए, उनके भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आए, और उन सब चीज़ों पे सभी पूरे देश के लोग बैठ के डिबेट करें, जिससे एक भी सेक्शन ना रह जाए डेवलपमेंट से, एक भी सेक्शन का अंडर डेवलपमेंट ना हो जाए, एक भी सेक्शन ऐसे मतलब अंडर डेवलप ना रह जाए सोसाइटी में। इस वजह से पूरे देश के लोग रखे गए, और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव के लिए नहीं, डिबेट करने के लिए रखे गए, और पूरे देश का जो होल नेशन, पूरे देश का जो बेनिफिट है उसको ध्यान में रख के जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना। There were often disagreements among its members, but few of disagreements could be traced by members protecting their own rights. Disagreements भी हुए, डिबेट्स भी हुई मेंबर्स में बहुत, पर उनके जो बाद में रिज़ल्ट निकले वो कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए। सिर्फ एक के इंटरेस्ट को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं रखा गया। जो जितनी भी डिबेट्स हुई, जितने भी डिसएग्रीमेंट हुए, उन सबको सुनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिसीजन लिया गया और फिर रखे गए। There were legitimate differences of principle, and the differences were many. Should India adopt a centralized or decentralized system? जैसे कि इस चीज़ पे डिबेट हुई कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम रखना चाहिए हमें देश में, मतलब सारी पावर सिर्फ एक इंसान के हाथ में दे दे, या डिसेंट्रलाइज्ड हमें अलग अलग लोगों के हाथ में पावर देनी चाहिए, ये भी डिबेट हुई। स्टेट और सेंटर के बीच कैसा रिलेशन होगा, मतलब सारी पावर स्टेट के पास हो गया, कुछ स्टेट के पास हो गया, कुछ सेंटर के पास भी होगी, इस चीज़ पे डिबेट रखा गया। जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट को कितनी पावर देनी चाहिए। प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों पे राइट्स हुई, डिबेट हुई। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है कि जो एक सर्टेन एज है, जो सर्टेन एज है उसमें किस एज में जाके इंसान इनकम कमा सकता है, किस एज में जाके इंसान वोटिंग कर सकता है। मतलब यूनिवर्सल सफरेज जो पूरा जो सब लोग हैं उनके लिए एक एज फिक्स करनी थी कि इस एज के बाद लोग वोटिंग भी कर सकते हैं, लोग कमा भी सकते हैं, लोग सब कुछ कर सकते हैं, पर इस एज के पहले उन्हें ये सब करने के राइट नहीं है। तो ये डिसीजन भी करना था, तो इन सब चीज़ों पे क्या हुई, डिबेट हुई। द
Constitution drew its authority from the fact that members of Constituent Assembly engaged in what might can public reason. Members of the Assembly placed a great emphasis on discussion and reasoned argument. एम्फेसाइज किस चीज़ पे किया गया? डिस्कशन एंड रीजनड आर्ग्यूमेंट। जिस आर्ग्यूमेंट के पीछे कोई रीज़न हो, जिस आर्ग्यूमेंट का कोई मतलब हो, जो आर्ग्यूमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर क्या गया? डिस्कशन किया गया। उस डिस्कशन के वजह से ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना इफ़ेक्टिव बन के आया। They did not simply advance their own interests but gave principal reason to the other members for their positions also. The very act of giving reasons to other makers you move away from simply narrow considerations of your own interest. मतलब एक मेंबर जो उसमें थे, एक मेंबर के इंटरेस्ट की बात नहीं करी गई, सबको इक्वली चांस दिया गया बोलने का। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोसीड्यूर्स। प्रोसीड्यूर्स मतलब जो प्रोसेस थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्या प्रोसीड्यूर्स चल रहे थे, क्या प्रोसेस चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर क्या चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 8 कमेटी बनाई गई थी और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेके। इसका क्या मतलब है? कमेटी में क्या रखे जाते हैं? लोग रखे जाते हैं। मतलब कमेटी में कुछ एजुकेटेड, कुछ पॉपुलर, कुछ जो सोशल बेनिफिट की बात करते हैं लोग, इस तरह के लोग कहाँ रखे जाते हैं? कमेटी में रखे जाते हैं। कमेटी एक ग्रुप है लोगों का, कुछ इंटेलिजेंट, कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों का एक ग्रुप है, उसको कमेटी बोलते हैं। तो ये कमेटी इसलिए बनाई गई जो एडवाइज़ कर सके, जितने भी लीडर्स उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनको एडवाइज़ करने के लिए ये कमेटी बनाई गई कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसके लिए 8 कमेटी बनाई गई 8 सब्जेक्ट्स पे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, ये कमेटीज़ के हेड थे। इनके नाम आपने सुने भी होंगे। ये कमेटीज़ के हेड थे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और इंटेलिजेंट लोग थे उस टाइम। तो इनको क्या बनाया गया? कमेटी का हेड बनाया गया। This were not men who agreed with each other on many things. Ambedkar had been a bitter critic of the Congress and Gandhi accusing them of not doing enough for the upliftment of scheduled caste. मतलब जो अम्बेडकर है, BR अम्बेडकर जी हैं, उनका जो रोल रहा, वैसे तो वो कांग्रेस और गांधी जी दोनों के ही क्रिटिक थे, दोनों के अगेंस्ट थे, वो इनके साथ नहीं थे, क्योंकि वो बोलते थे कि इन्होंने जो शेड्यूल कास्ट है, जो लोअर कास्ट है, उनके अपलिफ्टमेंट, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया। तो वो ऐसा सोचते थे, इसलिए उनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है शेड्यूल कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए। उन्होंने बहुत सारे राइट्स दिलाए शेड्यूल कास्ट के लोगों को, जिससे उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। Each committee usually draft particular provisions of the constitution where were the subject to debate by the entire assembly. Usually an attempt was to reach consensus, but the belief provisions agreed to by would not be determined any particular interest. In each instance every single argument. So इसमें क्या हुआ कि जो सारी जो कमिटीज़ थी उनके पास एक एक मेन सब्जेक्ट था और वो अपने अपने सब्जेक्ट्स पे क्या बनाती थी? लॉज बनाती थी, रूल्स बनाती थी। उसके बाद असेंबली में जाके उन जो चीज़ों पर डिबेट होती थी। डिबेट होने के बाद रिज़ल्ट निकल के आता था। डिबेट होने के बाद जो भी रिज़ल्ट निकल के आता था उसको ही लॉ बना दिया जाता था। और जो हमारे BR अम्बेडकर जी हैं, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की चीज़ थी वो BR अम्बेडकर जी के हाथ में थी। उसके जो हेड थे वो BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। मतलब जितने भी नेशनल फ्रीडम के लिए जो नेशनल मूवमेंट्स हमारे देश में चले, आज़ादी से पहले, फ्रीडम से पहले, उनसे क्या क्या रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने क्या रखा? उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी प्रिंसिपल्स, लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम से जितने भी प्रिंसिपल आए और जो भी चीज़ें उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल से सीखी, वो सब चीज़ें उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखी। नेशनलिस्ट मूवमेंट जितने भी हुए उसमें जो जो भी डिमांड हमें लगी वो सब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। जितनी भी चीज़ें हमें मिली नेशनल स्ट्रगल्स से,
हमारा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन निकाला गया। ये रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने रखा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कुछ पॉइंट का सिर्फ एक डॉक्यूमेंट था। इसमें कुछ पॉइंट रखे गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के तरफ से कुछ पॉइंट्स लिखे गए कि ये सारी चीज़ें हमने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से सीखी और ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी जाएंगी। उसको ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं। 13 दिसंबर 1946 को प्रोड्यूस किया गया था उनके थ्रू पार्लियामेंट में। Based on the resolution, our constitution gave institutional expression of these fundamental commitments: equality, liberty, democracy, sovereignty, complexion, identity। ये सारी चीज़ें ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखी गई कि हम सिटीज़न को इक्वालिटी देंगे, लिबर्टी देंगे, फ्रीडम देंगे, डेमोक्रेसी से चलेगा हमारा देश, मतलब जो लीडर्स होंगे वो लोगों के थ्रू इलेक्टेड होंगे। सोवरेनिटी, दूसरे किसी कंट्री का जो है एक तरह से कंट्रोल नहीं होगा हमारी कंट्री पे, हमारी कंट्री हमारे ही देश के लोग चलाएंगे, उसे सोवरेनिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी, मतलब ये सारी जो चीज़ें थी यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखी गई और बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखी गई। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस मैंने बताए थे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनका अरेंजमेंट कैसे किया गया। जो एक और फैक्टर है जो ये इंश्योर करता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सक्सेस है कि नहीं, उसमें जो इंस्टीट्यूशन रखे जाएंगे, मतलब ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये जो रखे जाएंगे ये बिल्कुल बैलेंस होने चाहिए। इनमें से एक के पास भी ज़्यादा पावर हुई तो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बाकी दोनों चीज़ों को फिर उनका काम करने से चीज़ रोकेगी। और अगर एक के पास ज़्यादा पावर होगी तो वो एक्सप्लॉइट करेगा लोगों को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की सक्सेस नहीं मानी जाएगी। तो फर्स्ट तो जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, और सेकेंडली जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो वेलफेयर करना चाहिए पीपल का। ये दो चीज़ होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ सक्सेस माना जाएगा, डेमोक्रेटिक प्लस वेलफेयर गवर्नमेंट। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत टाइम स्पेंड किया इस चीज़ के ऊपर कि इन तीनों को बैलेंस और इक्वल राइट्स दिए जा सके। इसलिए हमारे कंट्री ने क्या अपनाया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई। पार्लियामेंट्री में क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, वो लोगों के थ्रू इलेक्ट होके जाते हैं और वो रूल बनाते हैं। और लोगों के थ्रू इलेक्ट करा गया जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कंट्री का हेड होता है। और फेडरल अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होगी, लाइक जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वही सब स्टेट्स पर रूल नहीं करेंगे, स्टेट्स के भी अपने खुद के सीएम होंगे और स्टेट्स के पास भी अपनी खुद की पावर होगी जो स्टेट्स को चलाएंगी। प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को चलाएंगे, पर जो फेडरलिज्म में क्या होता है, स्टेट्स के पास, जैसे हमारे कंट्री में है, स्टेट्स के पास भी खुद की पावर होती है, खुद के सीएम होते हैं और वो अपने अपने स्टेट्स को चलाते हैं। और सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी तरफ से ये चीज़ें नहीं रखी गई, जो चीज़ें हमारे जो देश के लीडर्स थे उनको लगी कि ये ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ में ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो हमने दूसरी कंट्रीज़ से भी बहुत सी चीज़ें बोरो करी। हमने दूसरी कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से भी बहुत सी चीज़ें ली और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखी, जिससे हम लोगों का वेलफेयर कर पाएँ। यू कैन सी ये चीज़ें हमने दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ली है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक इलेक्शन की प्रोसेस होती है, आगे पढ़ेंगे आप, इलेक्शन की प्रोसेस होती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में इलेक्शन होता है। पार्लियामेंट, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ एमपीज़ बैठते हैं वो पार्लियामेंट होता है, ब्रिटिश से ली है। रूल ऑफ लॉ, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वही होगा, उससे अलावा कुछ नहीं होगा, ये भी ब्रिटिश से लिया गया। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हर हिज रोल, मतलब जो लोकसभा है उसका एक स्पीकर होगा, ऐसे ही नहीं कि सब लोग आके बैठेंगे और डिबेट करेंगे, स्पीकर हेड होगा। जो लोकसभा की जो कमेटी, उसकी जो मीटिंग होगी उसमें स्पीकर होगा। और लॉ कैसे बनाए जाएंगे, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सब हमने ब्रिटिश से लिया है।
इरिस जो लिया है, मतलब जो एक आयरलैंड जो कंट्री है, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये डीपीएसपी होते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसमें जो एक गवर्नमेंट होती है उसको लोगों की वेलफेयर के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सारे पॉइंट्स इनमें लिख रखे हैं। डायरेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कि क्या क्या उन्हें करना चाहिए लोगों के वेलफेयर के लिए, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में वो सब चीज़ें लिखी जाती हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये प्रिंसिपल लिए। जो हमारा प्रियम्बल है उसमें भी ये चीज़ें लिखी हुई है। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो फ्रेंच से ली हमने। कनाडा से हमने क्वासी फेडरल, मतलब जो सेंटर होगा जो स्टेट होगा, दोनों एक साथ, सेंटर भी और स्टेट भी, पर सेंटर की पावर थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ये जो स्ट्रक्चर हमने अडोप्ट किया ये कनाडा से अडोप्ट किया। यूनाइटेड स्टेट्स से हमने फंडामेंटल राइट्स, जिसके बारे में मैंने बताया था, फंडामेंटल राइट्स को कोई भी अबोलिश नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट्स हर सिटीज़न के राइट्स होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट भी अबोलिश नहीं कर सकती। और जो जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर किसी भी गलत काम को रोकने की, और सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है, ये चीज़ें हमने यूनाइटेड स्टेट, यूएस अमेरिका से ली है। एक चीज़ रशिया से भी ली है हमने। रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो होती है जो सिटीज़न के लिए कंपलसरी होती है। सिटीजन्स के लिए कुछ कंपलसरी ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखी है, ये सिटीज़न को करनी ही पड़ती है। थैंक यू फॉर दिस आवर चैप्टर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ इज़ completed. Please subscribe for upcoming study videos, like also, and you can suggest your topic also on which you need videos. Thank you.